Hello friends, in this video we will discuss about the chapter 5 our Caesarian tree। हम इस चैप्टर 5 में जानेंगे our Caesarian tree के बारे में। कवित्री तारुदत्त ने इसको लिखा, that is the poetess of this poem। थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। ये पश्चिम बंगाल में रहने वाली थी, इनको इंग्लिश, फ्रांस और बंगला भाषा आती थी और ज़्यादातर उन्होंने इन्हीं भाषाओं में अपनी कविताओं को लिखा है। ये बहुत ज़्यादा प्राइमरी उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, ओनली 21 ईयर ओल्ड। जब ये सिर्फ 21 साल की थी तभी ये मर गई थी। तब तक इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे मकाम हासिल कर लिए थे। इन्होंने बहुत सारी इच्छाएं जो इसके अंदर थी कविताओं के माध्यम से पूरी की। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और उनमें से एक कविता है कि हमारा कैरियन ट्री, हमारा यहाँ अवर वर्ड यूज किया गया फॉर पोएटेस के लिए वर्ड यूज किया है कि उनके यहाँ एक बगीचा था, बगीचे में एक कैसरियन ट्री उगा आया था, उसके बारे में पूरी एक कहानी, पूरी एक कविता लिखी गई है। तो आइए पढ़ते हैं फर्स्ट स्टैंजा। लाइक ए हग पैंथॉन वाइंडिंग अराउंड एंड अराउंड। पैथोस एक अजगर की तरह होता है, सांप का नाम दिया गया, बहुत बड़ा। ऐसा इसमें कवि ने कल्पना की है कि एक अजगर की तरह है जिसने किसी को बांध लिया है, सर्कल करके, राउंड करके। द रग ट्रंक, तने को या सूंड की तरह जो खुरदरा होता है तना, उसको बांध लिया है। इंडीड डीप विथ स्कार्स, उसके गहरे निशान बन चुके हैं। ऐसा बताते हैं कि एक पेड़ है कैरियन ट्री, उसके चारों तरफ एक और लता बड़ी है, उसके चारों तरफ घूमते हुए उस पेड़ के ऊपर तक चढ़ी है। आगे अपन डिस्कस करेंगे, जानेंगे। तो वो इस तरह से लग रही है कवित्री को जैसे कि एक अजगर, बहुत बड़ा सांप लपेटते हुए इस पेड़ के ऊपर तक चढ़ा है। अप टू इज वेरी समिट नियर द स्टार, इतना बताते हैं कि इतना ऊंचा ऐसा लग रहा है कि तारों के पास तक पहुंच गया है। इसकी ऊंचाई इतनी है। अ क्रीपर क्लम्प इन होज एम्ब्रेस बाउंड, ये लताएं हैं जो बता रही हैं इसको किस तरह से बाउंड करते हुए, बांधते हुए, गले लगाते हुए इसके ऊपर की तरफ बढ़ी हैं। नो अदर ट्री कुड लिव बट जेंटली, ये बताया गया कोई दूसरा पेड़ इसके अंतर्गत नहीं बढ़ सका, इसके आसपास कोई दूसरा पेड़ इतना बड़ा नहीं हो सका है, परंतु ये इतना हिम्मत वाला है। द जेंट वियर द स्कार्फ एंड फ्यो हंग, इसने उस लता को इस तरह से, उस लता ने जकड़ रखा, अगर कोई और होता तो मर जाता, ऐसा कल्पना की जा रही है, कवित्री कह रही है। लेकिन इसने उसको इस तरह से धारण कर लिया है, इस तरह से पहले जैसे कोई दुपट्टा पहन लेता है। ये इसकी खासियत बताई जा रही है। इसके लता के ऊपर फ्लावर्स भी उगे हुए हैं। इन क्रिम्सन क्लस्टर ऑल द अबाउट एमोंग, जो गुच्छों के रूप में इसके ऊपर उगे हुए हैं। when all day are gathered वर्ड्स एंड बी, पूरे दिन इस पर, इन फूलों पर मधुमक्खियाँ और पक्षी बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, ऐसा बताया गया। नॉट ऑफ अ नाइट द गार्डन ओवरफ्लो, लेकिन जब रात हो जाती है तो ऐसा लगता है पूरा गार्डन, पूरा बगीचा ओवरफ्लो हो गया हो, इसके अंदर वो चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हो। क्या? With one sweet song the seems to have to close, ऐसा लगता है उसके अंदर एक प्यारा गीत सुनाई पड़ रहा हो जो कभी भी खत्म नहीं होता, क्लोज नहीं होता। Sung darking from our trees while may response, जितना अधिक अंधेरा होता है ये उतनी ही आवाज़ इसकी तेज हो जाती है। ऐसा लग रहा है ये पेड़, हमारा पेड़ ही गा रहा है, जो इस वक्त ऐसा रेस्पॉन्स आता है, ऐसा महसूस होता है कि जो आवाज़ सुनाई पड़ रही है वो इस पेड़ की सुनाई पड़ रही है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दूसरा स्टैंजा देखते हैं क्या है। When first my casement is wide open through at down my eyes delight on it rest। जब मैं सुबह अपनी बड़ी खिड़की को खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरी आंखें इस पेड़ की सुंदरता पर रुक जाती हैं, आनंद का अनुभूति होती है मुझे, ऐसा कह रही है। एंड नेक्स्ट, सम टाइम एंड मोस्ट इन विंटर ऑन द crest a grey baboon sit statue like alone। sometime कुछ समय, most in the winter ज़्यादातर सर्दियों में, on the crest a grey baboon, बबून एक बंदर की प्रजाति होती है, ग्रे कलर का है, जो इसकी चोटी पे आकर बैठ जाता है अकेला एक मूर्ति की तरह, ऐसा कवित्री देख रही है। Watching the sunrise while on lower bout his panoption leap about and play। और उगते हुए सूरज को वो देखता रहता है जबकि उसके नीचे की टहनियों पे उसके बच्चे हैं वो उछलते कूदते रहते हैं। And far and near कोकलास held their day। और इस पे दिन के समय जो कोयलें होती हैं वो भी इनका स्वागत करती हैं, अपनी आवाज़ से इस सुबह का स्वागत करती है। एंड टू देयर प्रेशर व्हेन अवर स्लीप काउ, और गाय जो सुबह के टाइम उगते हुए चरने के लिए जाती हैं चारागाहों में, ऐसी कभी देख रही है। एंड इन द शेडो ऑन द बॉट टैंक कास्ट, और इस पेड़ की शेडो इतनी बड़ी है कि पास में ही एक पानी का टैंक बना हुआ है, उस पर इसकी छाया पड़ती है। वाई दैट और ट्री, इस बड़े पेड़ के पास में है, सो ब्यूटीफुल एंड बेस्ट द वाटर लिली स्प्रिंग द स्नो एम्ब्रेस्ड। इस टैंक के ऊपर वाटर लिली कलर के कुछ पौधे होते हैं वो उग आए हैं और वो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ पे बर्फ जमी हो इस पेड़ की छाया में। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, आई होप ये स्टैंजा भी आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट, बट नॉट बिकॉज ऑफ हिट मैग्निफेंस डियर इट इज द कोरियन टू माई सोल। ये करंट इतना सुंदर है इसलिए मेरा प्रिय नहीं है, बल्कि इसकी कुछ और खासियत है जिस कारण से मैं इसे पसंद करती हूँ। जरा देखते हैं वो खासियत क्या है। Beneath it we have played thought year many role। मैंने इस पेड़ के नीचे, beneath नीचे, खेला है बहुत सारी समय, मैंने इस पेड़ के नीचे बिताया है खेलते हुए। मेरी उम्र बहुत सारी सालें इस पेड़ के नीचे मैंने गुजारी हैं खेलते हुए। ओ स्वीट कैंपिनर लव्ड विद लव इंस्टिंक्ट्स फॉर योर सेक्स सेल द ट्री बी एवर डियर। और कवित्री कह रही है, ओ मेरे प्यारे साथी, अब कुछ याद कर रही है। जो इसके साथी हैं, भाई बहन हैं, वो भी इस पेड़ को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो भी इसकी छाया में खेले हैं, वो भी इसको बहुत प्यार करते थे। इसीलिए कवित्री भी इस पेड़ को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ब्लेंड विद योर इमेज इट सेल अराइज इन मेमोरी। जब मैं इस सब चीज़ों को देखती हूँ तो मेरे सामने कल्पना में वो सारी की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं जैसे कल ही की बात हो और हम इस पेड़ के नीचे खेलते हों। टिल द हॉट टीयर ब्लाइंड माई आइज, जब तक मेरी आंखों में आंसू नहीं आ जाते, मेरी आंखों की वो ये धुंधली यादों को वो धो नहीं देते, तब तक मेरे आंखों में ये दृश्य ऐसा लगता है जैसे अभी की बात हो, चल रहे हों। What is the trick like menu that I hear? ये कैसी आवाज़ है मनुष्य के रोने जैसी जो मुझे सुनाई पड़ रही है। एक कवित्री कह रही है, like the sea breaking on the सिंगल बीच, ऐसी आवाज़ है जैसे ऐसे लग रहा हो कि समुद्र के किनारे पर जैसे पानी की टकराने की जो आवाज़ होती है, जो भयंकर ध्वनि होती है, ऐसी ध्वनि मुझे सुनाई पड़ रही है। इट इज़ द ट्रीज लेमन, ये तो पेड़ के रोने की आवाज़ लग रही है। एंड हियरिंग स्पीच, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ये
भाषण दे रहा हो, इस भयंकर आवाज में कुछ कह रहा हो, कोई संदेश दे रहा हो। दैट हैप्पी टू द अननोन लैंड में रीच, और ये आवाज वहां तक जाती है जहां तक उस जगह को कोई जानता भी नहीं है, वहां तक इसकी आवाज जा रही है। नेक्स्ट स्टैंजा, अननोन येट वेल नोन टू द आइज ऑफ फेथ, अजनबी जगह लेकिन इसको विश्वास की नजरों से देखा जा सकता, वहां तक ये आवाज जा रही है। आई हियर दैट वेल फॉर अवे इन डिस्टेंस लैंड बाई मैनी शेल्टर बे, मुझे ये बहुत दूर तक सुनाई पड़ रही है। ये आवाज़ वहाँ तक भी जा रही है जहाँ आज मैं इससे बहुत दूर हूँ, यहाँ तक भी मुझे इसकी आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही है। When slumbered in his cave, the water roared and the wave gently kissed the classic shore of France and Italy beneath the moon। और कुछ ये बातें बता रही है कि रात के समय चंद्रमा जब उग आया है तो इटली और फ्रांस के किनारों को ये हवा जिस तरह से किस कर रही है, ये वेव, ये तरंगें जिस प्रकार से किस कर रही हैं, ऐसी मुझे वो आवाज़ सुनाई पड़ रही है। When earth lay tranced in the dreamless shore, और ये पूरी पृथ्वी सो चुकी है, बेहोश हो चुकी है, जिसमें कोई सपने नहीं आते हैं, उस अवस्था की बात कर रही है कवित्री। And every time the music rose before mine inner vision rose up from sublime, ऐसी अवस्था में एक अंतर्नाद, एक ऐसा स्वर सुनाई पड़ता है जो अपने आप मुझे खुश कर देता है, ऐसा म्यूजिक मुझे सुनाई पड़ता है अपने अंदर, जिससे कि मेरे सारे जो विजन हैं वो अपने आप प्रदर्शित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, ऐसा कवित्री विचार कर रही है, मान रही है। They of oak trees and in my happy prime I saw thee in my own loved native clime। वो बता रही है, हे पेड़, मुझे वो याद आ रही है, मुझे वो अपने बचपन की याद आ रही है जब मैं अपने देश, अपनी पृथ्वी, अपनी मातृभूमि पे थी, तब मैं किस प्रकार से तुम्हारे साथ खेलती थी, वो सारी चीजें वो याद कर रही है, बहुत दूर होते हुए भी। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, देयरफॉर फैन वुड कंक्रीट ए ले इनटू द ऑनर, इसलिए मैं तुम्हारे ऑनर में, तुम्हारे सम्मान में कुछ लिखना चाहती हूँ, कुछ कविताएं लिखना चाहती हूँ। थ्री बिलव्ड और दोज हु नाउ ब्लेस स्लीप फ्रॉम ए रेस्पॉन्स डियर देन लाइफ टू मी ऑलवेज वर दे, वो लोग भी जो तुम्हें प्यार करते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जो कवित्री अपने भाई बहनों की बात कर रही है जो अब मर चुके हैं, उनकी बात कर रही है, जो क्यों लिख रही है, क्यों इतना सम्मान कर रही है, क्योंकि वो भी इस पेड़ को उतना ही प्यार करते थे जितना कवित्री कर रही है, इसलिए इस पेड़ के सम्मान में कवित्री कुछ लाइनें लिखना चाहती है। पे मॉच नंबर व्हेन माय डे ऑफ डन विद डेथलेस टी लाइक दोज इन वैकॉन, वो बता रही है कि जब मैं मर जाऊंगी और उसके बाद समय सबको ही मार देता है, आप पेड़ का भी समय आएगा, उसके भी लोग गिनने लगेंगे, वो भी मर जाएगा, लेकिन वो कह रही है कि कवि है और जिसने अपनी कविता में किसी पेड़ को हमेशा के लिए अमर किया, वैसे ही वो कवित्री भी सोच रही है कि मैं इस पेड़ को अपनी कविता में अमर कर जाऊंगी। अंडर हुज ऑन फुल ब्रांचेस legates pale fear trembling hope and death, the skeleton and time, the shadow and thought big the words that would they beauty fan on fan rehearse may love defend the on obvious curse। अब वो बता रही है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, मैं कविता जो लिखूंगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी, पर मेरा प्यार आपसे बहुत ज़्यादा है, मेरी कविताओं में तो हमेशा के लिए जिंदा हो जाओगे, और मैं भले मर जाऊंगी लेकिन मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये विश है, मैं ये इच्छा रखती हूँ कि आप हमेशा जिंदा रहो मेरी कविताओं में, क्योंकि मैं ये जानती हूँ हर किसी को एक ना एक दिन समय के सामने मरना ही पड़ता है, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी कविताओं में तुम जिंदा रहोगे, ऐसी कामना के साथ ये कविता लिखी है। इस प्रकार ये कविता समाप्त होती है। तो अगर अपन जानना चाहते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं समरी के अंतर्गत क्या है, तो आइए थोड़ा समरी भी देख लेते हैं।
क्या है समरी में? यह कविता एक कैरेशियन पेड़ का वर्णन है। यह कैरेशियन वृक्ष एक विशाल बरगद के बारे में कहा गया है जो कवित्री के घरेलू बगीचे में उगाया था। इसके साथ लगा हुआ आरोही पौधा एक विशाल अजगर की तरह गोल गोल घूमते हुए बढ़ा। यह पेड़ काफी बड़ा हो गया। दूसरा कोई पेड़ इसके आसपास नहीं उग सका। पक्षी एवं मधुमक्खियां इसके ऊपर मंडराते थे और अपने मधुर गीत गाते थे। लोग इसके नीचे छाया में आराम करते थे। कवित्री भी यहाँ आराम करके आनंद महसूस करती थी। यह जाड़े के दिनों में काफी आकर्षक लगता था। कोयल इसके झुरमुट के दिनों का स्वागत करती थी। यह काफी सुंदर और विशाल था। इसका सौंदर्य इस तथ्य में भी था कि कवित्री के बचपन की बहुत सी यादें इसके साथ जुड़ी थी। उनके प्रिय की याद भी इसके साथ जुड़ी थी। यह उनके भाई और बहन के आकस्मिक मृत्यु की ओर इशारा करती है। पेड़ ने भी उनके दुखों को भोगा था। इसका पौराणिक महत्व भी है। हर बार लोग यहाँ योग मुद्रा को महसूस करते हैं। कवित्री इसके प्रति इज्जत और प्यार की भावना रखती है और यह उसके लिए जीवन से भी अधिक प्रिय है। उसे सोच से दुख होता है कि एक दिन यह पेड़ समाप्त हो जाएगा। यह कामना करती है कि वह इसे बचा सके, इसलिए कोई भी इसे बचा नहीं सकता क्योंकि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और पेड़ का एक दिन अंत होना ही है। कुछ भी अमर नहीं है, न मनुष्य न पेड़। परंतु कवित्री यह कामना करती कि यह पेड़ हर तरह के सांप से बचा रहेगा और कवित्री के असीम प्यार से और उसकी कविता में यह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर।